देखो, ये अभी तक हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके थे। 3 चैप्टर में हम लोगों ने 2 चैप्टर में पिछले देखा था कि चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में थे, और तीसरे चैप्टर में यानी इलेक्ट्रिक करंट वाले में देखा था जब चार्जेस मोशन में आ गए। अब शुरुआत में पहले भी चर्चा हो चुकी है इसकी, शुरुआत में हम लोग डिस्कस किए थे इस बात पे कि ऐसा माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग आयाम की बातें हैं। लेकिन ओरेस्टेड ने पहली बार इसकी जानकारी दी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली उनका कोई जानबूझ के वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, बस कोई प्रैक्टिकल कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट उन्होंने बनाया था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ था यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट के आसपास क्या था कि करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक वायर में करंट मूव कर रहा था। इस इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक वायर के में जिसमें करंट मूव कर रहा था उसके बगल में रखा हुआ था क्या, मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास जब रखा हुआ था तो इन्होंने देखा ओरेस्टेड ने कि जैसे ही ये करंट जो है वो इसमें पास होता है, जैसे ही वायर में करंट पास होता है, वैसे ही मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो पहले इनको लगा कि मजाक हो रहा है या अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इन्होंने अगल बगल देखा, खोजा, कुछ नहीं था। फिर इन्होंने जब वापस गौर किया तो देखा कि जब करंट फ्लो करना बंद कर दे रहा था, यानी करंट जब जीरो हो जा रहा था, जब वायर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, तब नीडल डिफ्लेक्शन रुक जाता था, यानी नीडल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती थी। फिर इन्होंने देखा कि फिर अगर करंट पास होती थी तो फिर जा कर के नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता था। इसके साथ इन्होंने एक चीज़ और देखी कि अगर करंट की डायरेक्शन हम लोग बदल देते हैं तो मैग्नेटिक कंपास की भी डायरेक्शन बदल जाती है। मैग्नेटिक कंपास के नीडल की भी डायरेक्शन अगर हम अपवर्ड मान ले रहे हैं, अभी हम डायरेक्शन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि अगर हम अपवर्ड करंट भेज रहे हैं तो मैग्नेटिक नीडल अगर लेफ्ट की साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इन्होंने ये देखा कि अगर करंट डाउनवर्ड आ गया तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो अब राइट की साइड डिफ्लेक्ट होने लगा। तो यहाँ से पहली बार कंफर्म हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपस में कोई संबंध जरूर है। तो वो संबंध क्या है? वो संबंध ये है कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, हाँ नहीं सीरियस रहना, अविश्वास आया भी नहीं है, ठीक। When a current flow through a wire, then a magnetic field is formed or generated। स्पेलिंग देखो सही है, अराउंड। जब भी तो क्या हमने कंक्लूजन निकाला था कि जब भी कोई वायर है अगर उससे एक करंट फ्लो हो रहा है, किसी वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के थ्रू इस वायर के आसपास क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहली बार कहाँ तुम लोग पढ़े थे, क्या होगी? पहली बार तुम लोग इसको क्लास 10th में पढ़े थे, किस नाम से? राइट हैंड थंब रूल, याद रखो, राइट हैंड, हाँ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या पढ़े थे कि अगर हम राइट हैंड को एक्सटेंड करते हैं और अगर हम ये थंब करंट की डायरेक्शन मानते हैं, तो ये जो फिंगर जिस डायरेक्शन में बेंड होगी, जिस डायरेक्शन में फिंगर बेंड होगी, वो डायरेक्शन एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का है। तो अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज हो गई। ये चीज़ समझ में आ रही है बात? तो क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास क्या बनेगा, एक हो गया। ये यहाँ तक लिख भी लिए हो। अब ध्यान से समझना, एक एक बारीकी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने एक चीज़ जो चैप्टर में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज रखा है Q, ध्यान से सुनना, अगर कोई चार्ज Q रखा है और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा गया है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे मतलब नहीं होता था। ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा गया है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे मतलब नहीं होता था कि ये चार्ज रेस्ट में है कि मोशन में है, इस पर वो फोर्स लगता ही लगता था। और कितना फोर्स लगता था? F = QE। बात समझ में आ रही है? F = Q। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यही फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यही फोर्स लगेगा, पर फोर्स लगेगा F = QE जितना। इतनी बात समझ में आ रही है, स्पष्ट हो रही है? अब इसमें इसकी बात ध्यान से समझना, अगर हमने एक वायर बनाया, इस तरीके से वायर लिया हमने, इसमें हमने करंट I लगा दिया, या इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, कोई इधर सब लोग देखो, एक वायर लगाया, एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड क्या बनेगा बचवा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब अगर इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यहीं पे खास बात याद रखना, अगर हम इसके पास यानी मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में अगर हम कोई चार्ज रखे हैं Q, कोई चार्ज हम रखे हैं, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या किए हैं? 0, यानी इस मोशन में नहीं है। चार्ज किस में है? रेस्ट में है। चार्ज रेस्ट में है, चार्ज इज एट रेस्ट। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट इस चार्ज पे नहीं आएगा। ध्यान से इस बात को सुनना, क्योंकि अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट हैव एनी इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन रेस्ट चार्ज, ऑन चार्ज एट रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज रेस्ट पे होते हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं देता, कोई इफेक्ट कभी देता ही नहीं है। कौन से चार्ज पे? जो चार्ज रेस्ट पे हैं। ये पहला फर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे मतलब नहीं होता था कि वो रेस्ट में है कि मोशन पे। रेस्ट पे तो भी है फोर्स, मोशन में है तो भी फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में अगर कोई चार्ज बगल में हम लोग रखे हैं लेकिन वो रेस्ट पे है तो उस चार्ज पे कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा। पर यही अगर हम कोई वायर में करंट दौड़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास प्रोड्यूस हुई, अब ये जो चार्ज हम लोग रखे हैं इसको कोई वेलोसिटी दे देते हैं, कोई भी वेलोसिटी दे देते हैं, तो इस केस में जब इस चार्ज में वेलोसिटी आएगी तो ये चार्ज चाहे तो उससे दूर चाहे उससे करीब, वो कंडीशन हम लोग देखेंगे, ये चार्ज में डिफ्लेक्शन आने लगेगा। ये चार्ज में डिफ्लेक्शन आने लगेगा। ध्यान से सुनना, चार्ज जब रेस्ट पे था तो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जबकि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। अभी भी करंट जब फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन अब अफेक्ट आएगा कब? जब चार्ज में वेलोसिटी होगी। जब चार्ज में वेलोसिटी होगी, जब चार्ज में वेलोसिटी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट, सही स्पेलिंग है कि इफेक्ट होगा? सही सर। तुम लोग ना बोल रहे हो सही है, इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है। ऑन मूविंग चार्जेस, ठीक है, इफेक्ट ही होगा। घोड़ा राम, इफेक्ट होता है सर। यानी ये वाला गलत है? इफेक्ट होता है सर। बोलो, एडिट कर देंगे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर, अरे पहले हाई बताओ सही है कि नहीं, तो तुमको यही हम यही देख रहे थे वहाँ पे। है, यही सही है ना? हाँ, अब बताओ क्वेश्चन। एक मैग्नेटिक बता दो। फील्ड के अंदर अगर चार्ज को रखें तो वो चार्ज वेलोसिटी, उस चार्ज में वेलोसिटी आएगी या नहीं आएगी? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम सिर्फ चार्ज को रख रहे हैं, कोई वेलोसिटी वगैरह नहीं दिए हैं, हम अपने तरफ से नहीं दिए हैं, तो उस चार्ज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। वही चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो कोई उसमें, अगर चार्ज रेस्ट पे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर उस पर नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये कमरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम चुपचाप अगर कोई चार्ज ला के रख दें, वेलोसिटी 0 है, अगर या फिर ऐसे समझ लो कि एक चुपचाप चार्ज रखा हुआ है, रेस्ट पे है और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो इस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही चार्ज मोशन में आता है, जैसे ही चार्ज में वेलोसिटी आती है, तैसे ही अब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस चार्ज पे आने लगेगा। ये बात याद रखोगे हमेशा।
और इन सब कंक्लूजन से एक बात हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वायर में करंट आई आ रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है। इसका मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरीके से भी बिहेव करता है। ये भी लिख सकते हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ मैग्नेट। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ, एग्जांपल सोलेनॉइड वगैरह। हाँ, बिहेव एज अ मैग्नेट। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारीकी पे चलें तो हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपना साइकिल कंप्लीट करता है चार्ज, कोई पॉइंट 1 है वहाँ से अगर कोई पॉइंट 2 तक चला तो ये इसका एक साइकिल मान लो अगर कंप्लीट हो गया तो हमें मिल जाता है करंट। अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो हमें करंट नहीं मिलता है। तो चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलता है तो उसे मिल जाता है करंट। अब यही चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलता है, यानी कि जब चार्ज फ्लो होता है वायर में, तो इसकी वजह से एक और फोर्स जनरेट होती है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मेरी बात को गौर से सुनना, थोड़ा सा मिटाऊँ मैं इसको मिटाऊँ, इसको तो मिटा ही सकता हूँ, तो थोड़ा सा गौर से सुनना। तो हमने देखा कि चार्ज जब रेस्ट पे है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन जब चार्ज मोशन कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का असर हो रहा है। तो अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, या ऐसे समझ लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है, कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्रॉस बना रहेगा तो उसका क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्रॉस बना रहेगा तो क्या मतलब है, डॉट बना रहेगा तो आउटवर्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को हम v वेलोसिटी से एंटर कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को v वेलोसिटी से एंटर कराते हैं, क्यों v वेलोसिटी से एंटर करा रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें वेलोसिटी नहीं होगी तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को v वेलोसिटी से एंटर कराते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को v वेलोसिटी से क्यों एंटर कराते हैं, समझ में आ रही बात ना। v वेलोसिटी कुछ भी है, उससे हमको मतलब नहीं है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है कि चेंजेबल है, वो सब हम फलाना टाइम कराना नहीं जानते हैं। बस अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो वेलोसिटी होनी चाहिए। अच्छा, जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वेलोसिटी, तो फोर्स की डायरेक्शन में होगी, ये कैसे पता लगाओगे, इसके लिए एक रूल दिया गया है, राइट हैंड पाम रूल। क्या है, राइट हैंड पाम रूल। इसको समझ लो पहले, उसके बाद लिखना राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है। राइट हैंड पाम रूल के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, राइट हैंड। सबके पास है, वेरी गुड। अगर राइट हैंड है सबके पास तो राइट हैंड पाम रूल में याद रखना, अंगूठा, उंगली और पाम ये राइट हैंड में मौजूद होना चाहिए। उंगली तो कटी नहीं है किसी की, और अंगूठा भी है, दिखाते भी हो, टीचर मेहनत से पढ़ाता है, नंबर तुम लोग यही ऐसे ही करते हो, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में, इसको पहले पॉइंट में लिख लो तब हम बताते हैं, पहले लिख लो, लिख लो, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे। लिख लिए, बताऊं, तो इससे क्या पता चलेगा हमको? बहुत चीज़ पता चलेगी, एकदम खतरनाक, एकदम धन्ना आ जाओगे, एकदम खुश। तो देखोगे तब ना बताऊंगा। अब देखो इधर बार लिखने लगे, कितना पोथी लिखना है। राइट हैंड पाम रूल है। इस राइट हैंड पाम रूल को जब हम राइट हैंड को एक्सटेंड करेंगे तो जो फिंगर है राइट हैंड की वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में तुमको फिंगर को रखना है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में किसको रखना है, तुमको फिंगर को रखना है, ठीक। थंब किसके डायरेक्शन में रखना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज।
जिस डायरेक्शन में चार्ज मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में रखना है थंब को। तो जो पाम का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का। पाम का डायरेक्शन किसका होगा? मैग्नेटिक फोर्स का। तो अब ध्यान से सुनना, जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बचवा? इनवर्ड, क्रॉस है यानी कि इनवर्ड है। इनवर्ड डायरेक्शन हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसको रखना है? फिंगर को। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। तो राइट हैंड के पाम को क्या रखेंगे? इनवर्ड, ये फिंगर इनवर्ड की तरफ हो गया। और थंब की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? मोशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का मान लो हम लोग मोशन इस तरह मान लेते हैं, तो मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? थंब, यानी कि फिंगर की डायरेक्शन ये हो गई, थंब की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स बेटवा किसे लगेगा? पाम ऊपर है ना। ये मत समझना कि सर ऐसे पाम है तो कैसे समझेंगे, ऐसे पाम होता तो नीचे आता ना। तो ऐसे जब ऐसे पाम है तो यानी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब याद रहेगा, भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं पक्का। तो फिर से, अगर ये क्रॉस है तो इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनवर्ड है तो हमको फिंगर किधर रखना है? इनवर्ड रखना है। थंब हमको किधर रखना है? चार्ज के मोशन की तरफ। अगर मान लो यही चार्ज का मोशन इधर ना रह के इधर रहता तो इनवर्ड ही रहता, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही रहता, लेकिन चार्ज का मोशन इधर रहता तो मैग्नेटिक फील्ड तुरंत नीचे आ जाता। बात अब स्पष्ट हो गई। तो राइट हैंड थंब रूल से हमेशा हम जज करेंगे कि अगर चार्ज कोई एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो और चार्ज की डायरेक्शन पता हो, अपने आप पता चल जाएगा कि वो चार्ज किधर मूव करेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, चार्ज हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो चार्ज भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ये बात स्पष्ट हो रही है, क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोगों को लेकिन आगे बढ़ना है। हम लोग ये चर्चा करेंगे कि अगर हम लोग कंबाइन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ये महत्व नहीं रखता कि चार्ज रेस्ट पे है कि मोशन पे। उस पर क्या लगेगा? एफ ऑफ ई, क्यू ई लग जाएगा। यही अगर कोई चार्ज अगर मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? ध्यान से समझना। F इज इक्वल टू, चार्ज तो ऑलरेडी है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग B से। मैं इसको बताऊंगा अभी कि फॉर्मूला कैसे आया। और चार्ज वेलोसिटी में है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना कहा जाएगा? QVB। तो लॉरेंज ने पहली बार इसको दिया था, लॉरेंज ने इसको पहली बार बताया था कि अगर किसी चार्ज पे कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स है, किसी चार्ज में अगर कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है, तो लॉरेंज ने ये बताया था कि जो नेट फोर्स होगा बेटा वो होगा अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? QE प्लस QV क्रॉस B, बताया ना वेक्टर क्वांटिटी है V। तो F नेट इज इक्वल टू हो गया QE प्लस QVB। तो F नेट इज इक्वल टू क्या हो गया? Q को कॉमन ले लेंगे तो E प्लस V क्रॉस B। कभी कभी कोई महानुभाव ये पूछ देते हैं कि क्या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को लॉरेंज फोर्स कहा जा सकता है? अरे सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहा जा सकता है? तुम हाँ बोल दोगे। क्या बोल दोगे? लेकिन सवाल तो ये है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए। तो हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, तो नेट फोर्स निकालो 0 प्लस। समझ में आ रही बात? हो सकता है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो। तुम लोग न्यूमेरिकल हमें बहुत बार किए हो कि अगर इधर से भी इतना खींच रहे हैं उसी बल से, इधर से भी उतनी बल से खींचेंगे तो उसमें तो नेट फोर्स, जबकि लग रहा है फोर्स, तो नेट फोर्स 0। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 आ गया तो लॉरेंज फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स के। तो कभी कभार ये बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है कि क्या मैग्नेटिक फोर्स को भी लॉरेंज फोर्स कहा जा सकता है? तो बिल्कुल कहा जा सकता है। नोट करो, वीडियो पॉज कर दो, नोट कर लो जल्दी से। समझ में आई बात?